सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू 3 AM हॉरर। और मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर के। और ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसका सामना एक ऐसी आत्मा के साथ में होता है जो उसका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ती। कोई गलती नहीं थी उस लड़के की, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में एक ऐसी भूल वो कर बैठा जिसके चलते वो आत्मा उसके पीछे तब तक रही जब तक वो मर नहीं गया। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ। तो ये कहानी है शान की। शान एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान थे और वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहे थे। सभी लोग उनके घर परिवार में उनकी सक्सेस से बहुत खुश थे। उनकी एक बुआ थी जिनको कोई लड़का वगैरह नहीं था और उनके हस्बैंड जो थे वो भी मर चुके थे। उनकी बुआ कई बार इधर शान से मिलने के लिए आती थी और हमेशा वो शान को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट ही करती थी और हमेशा उनका अच्छा ही चाहती थी। शान को यहाँ पे अपने काम के सिलसिले में एक बार एक दूसरी सिटी में मूव इन करना पड़ गया। अब दूसरी सिटी में जब वो यहाँ पर जा रहे थे तो डेफिनेटली उनके पास कोई घर वगैरह तो था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मैं उस घर में शिफ्ट कर लेता हूँ जहाँ पे रेंट वगैरह काफ़ी कम है। उस घर के बारे में जब उन्होंने शिनाख्त करी तो उनको मालूम चला कि घर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेंट काफ़ी ज़्यादा कम था। तो उनको लगा कि शायद कोई भूत प्रेत का चक्कर हो सकता है, कोई ऊपरी हवा वगैरह हो सकती है। शान इन सब बातों में बहुत मानते थे और वो कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करते थे, कोई टोना टोटका छेड़ देना या फिर कोई ऐसा काम करना जिसके चलते जाने अनजाने में उनके साथ में कोई ऐसा हादसा हो जाए। कोई ऐसा काम वो करते नहीं थे। जब उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, आसपास के लोगों ने भी कहा कि भाई घर बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पे रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने पंडित जी से भी यहाँ पे सब कुछ करवा लिया। सारी जानकारी उनको मिल गई कि घर जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शान चंडीगढ़ के उस घर के अंदर शिफ्ट हो गए। घर में जब वो शिफ्ट हुए, कुछ 2-3 दिन ही बीते होंगे शिफ्ट हुए हुए, उनको वहाँ पर एक 16-17 साल का लड़का दिखने लगा। वो लड़का अंधेरे में ही उनको दिखता था, रोशनी के अंदर वो लड़का उन्हें कभी नहीं दिखता। एक बार की बात है, शान यहाँ पे रात में करीबन करीब 11:30 बजे अपनी टीवी खोल करके देख रहे थे कि तभी उनको दिखाई देता है कि एक कोने में एक परछाई है। शान को लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा, क्योंकि वो इधर एक हॉरर मूवी ही देख रहे थे और इसी के चलते दिमाग इन सब बातों को, इन सब इमेजेस को बना लेता है। उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने देखा कि उस कोने में जो वो परछाई खड़ी है उसने अपनी आंखों को झपकाया है और इसी के साथ साथ एक मंद मंद रोने की आवाज़ उनको लगातार सुनाई दे रही थी। शान ने जैसे ही लाइट जलाई और उस कोने में देखा, उधर वो परछाई थी ही नहीं। शान को लगने लगा कि ये मेरे मन का वहम तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहम जो है वो कुछ 2-3 सेकंड तक रहता है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ 1.5 से 2 मिनट तक उस परछाई, उस साए को देखा है। फिर भी उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, और ज़्यादा इसको सीरियसली मैं नहीं लेता। उस रात जब वो सो रहे थे, लिटरली वही परछाई उनको अपने सपने में दिखाई दी और उसने उनको कहा, मैं तेरे साथ तब तक हूँ जब तक तेरी मौत नहीं हो जाती। तू नहीं मरेगा तो मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तड़प तड़प के तू मरेगा, जहाँ जाना चाहता है वहाँ चला जा, जिससे बात कर सकता है कर ले, जिस मंदिर जिस मज़ार में जा सकता है चला जा। इस घर को छोड़ना है, इस घर को छोड़ दे। अपने घर जाना है, अपने घर चला जा, लेकिन जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ तेरे पीछे आऊँगा। शान ने जैसे ये चीज़ सुनी, उन्होंने एकदम से अपनी आंखें खोल के देखा तो सामने तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ, उस परछाई का अनुभव, उस परछाई की मौजूदगी उनको अपने कमरे में फील हो रही थी और इसी के साथ वही रोने की आवाज़। उन्होंने अपने घर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अगले दिन जब वो ऑफिस गए और जब वो ऑफिस से वापस आ रहे थे शाम के वक्त में भी, तो उन्हें फील होता है कि कार की बैक सीट के ऊपर भी वही साया बैठा हुआ है जो नॉन स्टॉप उनको देख रहा है। कोई चोट नहीं पहुंचा रहा था, वो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसके रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती और जैसे ही रोशनी होती वो साया गायब हो जाता। शान से ये सब कुछ देखा नहीं गया। उन्होंने अपने इस घर के ओनर से बात करी और उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहले कोई रहता था, कोई 16-17 साल का लड़का अकेला रहता हो, परिवार के साथ रहता हो, सुसाइड कर ली हो, कोई ऐसी बात थी, क्योंकि मुझे उसकी मौजूदगी फील होती है। उन्होंने कहा
ऐसे तो कई सारे परिवार रहे हैं, 2-3 परिवार रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे मरा नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं। ये सारी बातें जब वो ओनर से कर रहे थे, ओनर उनका पीछे वाला कमरा देख रहा था, मतलब उसकी नज़र गई एकदम से। उसने कहा, बेटा वो कमरे में तुम्हारा भाई है क्या? शान ने कहा, क्या 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 कह रहे हैं आप? अरे वो देखो ना, वो दरवाजे में से थोड़ा सा झांक करके देख रहा है। वो कौन है वो? और उसका चेहरा ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शान की हिम्मत तो नहीं हुई कि वो पीछे पलट के देखे, लेकिन उन्होंने अपने ओनर की आंखों में देखते हुए इशारे से ये बात कही कि शायद ये वही लड़का है जो मुझे दिखाई दे रहा है और ये मेरे मन का कोई वहम नहीं है। ओनर ने उसको बहुत सही हिदायत दी। उसने कहा, अगर तुम्हें ऐसी कोई दिक्कत लग रही है, तुम फटाफट से इस रूम को खाली कर दो। चंडीगढ़ में कमरों की कमी नहीं है और तुम कहीं पर भी रह सकते हो। शान ने सोचा, मैं ये जॉब ही क्विट कर देता हूँ और मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ। वो अपने घर यहाँ पे वापस आ गए। जब वो अपने घर आए, उनको तब भी वो लड़का अपने आजू बाजू दिखाई देता और अब तो आलम ये हो चुका था कि वो भरी दोपहरी में भी शान को अपने आसपास दिखाई देता। शान अपने घर वालों को कहते कि मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई देता है और घर वाले इस बात पे यकीन नहीं करते। समझ में शान को एक बात नहीं आ रही थी कि अचानक से वो लड़का पैदा कहाँ से हो गया। बात तो बिल्कुल ठीक थी कि घर में कोई दिक्कत थी नहीं, चंडीगढ़ में इस घर में भी कोई दिक्कत नहीं थी जहाँ पे वो इतने साल रह रहे थे। किसी ने कोई ऊपरी चक्कर नहीं कराया, कभी उन्होंने किसी टोटके को नहीं छुआ, कभी कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके साथ में नहीं हुई। तो आखिर ये शख्स था कौन जो लगातार उनको दिखाई देता था और लगातार उसके रोने की आवाज़ उन्हें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई सुनाई देती थी। घर वालों से जब शान का ये बिहेवियर सहन नहीं हुआ तो उन्होंने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि किसी ना किसी यहाँ पे बाबा वगैरह को बुला करके वो इधर दिखाना चाहिए। तो जो शान की बुआ थी, उनसे इधर बात करी गई, उनको पूरी बात बता दी गई कि भाई लड़के के साथ में ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं यहाँ पे एक गुरुजी को जानती हूँ और कई बार मैं उनके आश्रम वगैरह में भी गई हूँ, तो वो जो है ना, वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सही कर देते हैं। गुरुजी यहाँ पे आए। गुरुजी ने जब शान को देखा, उन्होंने कहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हल्की फुल्की ऊपरी हवा है और ज़्यादा लेना देना इस चीज़ का कुछ है नहीं। कुछ उन्होंने छोटी मोटी यहाँ पे पूजा वगैरह करी और उसके बाद में कहा कि लड़का जो है ये बिल्कुल ठीक है, और हाँ, इसी के साथ में ना इसको सफ़ेद बताशे की खीर खिलानी होगी और मैं यहाँ पे एक पाउडर दे रहा हूँ, उस पाउडर को यहाँ पे आपको उस खीर के ऊपर छिड़कना होगा। उसके बाद में 3 दिन के बाद में ये जो भी प्रकोप इसके ऊपर है ये पूरी तरीके से चला जाएगा। यही उन्होंने किया। 3 दिन तक ये क्रिया वगैरह चली ज़रूर, लेकिन उसके बाद में शान की तबीयत और ख़राब। वो अब ये कहता कि वो लड़का मुझे कह रहा है कि तुझे अब मेरे साथ चलना ही होगा, क्योंकि जब तक तू मुक्त नहीं होगा तब तक मैं मुक्त नहीं होऊंगा। यानी कि बात ये थी कि उसको भी यहाँ पे किसी ने बांध रखा था। उसे खुद नहीं पता था कि उसे किसने बांध रखा है। शान उससे पूछते कि तुम आखिर मेरे पीछे पड़े क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो वो सिर्फ रोता रहता। उसका रोना इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि शान अब यहाँ पे पागलों वाली हरकतें शो करने लगे। जब बाबा वगैरह से बात कर ली गई, सब कुछ यहाँ पे उन्होंने उपाय अपना कर लिया, उन्हें फाइनली यही लगा कि लड़का जो है हमारा पागल हो चुका है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इसको पागल खाने में छोड़ दिया जाए। उस लड़के को उन्होंने पागल खाने में छोड़ दिया। वहाँ पे वो लड़का कुछ 1 महीने तक रहा। 1 महीने तक उसकी तबीयत नॉन स्टॉप यहाँ पे गिरती चली गई और वो वहाँ पर भी डॉक्टर को कहता था कि मुझे आवाज़ सुनाई देती है और वो लड़का लगातार रोता रहता है और वो मेरे पीछे ही खड़ा रहता है, अंधेरे में बिल्कुल मेरे सामने आ जाता है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं और वो मुझे मारना चाहता है। 1 महीने के बाद में एक रात जब शान यहाँ पे सोया तो अगले दिन उसकी सिर्फ लाश मिली। किसने उसको मारा, क्यों मारा, इसका पता किसी को नहीं चला। शान का यहाँ पे अंतिम संस्कार वगैरह किया गया और उसकी 13वीं वगैरह भी हो गई। लेकिन भाई इन सब रिचुअल्स के चलते उसकी जो बुआ थी वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में शामिल नहीं हुई। शान के पेरेंट्स को भी लगा कि जो बुआ इससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी आखिर वो आई क्यों नहीं। उनको बहुत बार फ़ोन भी किया गया, भाई उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अब जवान लड़का मर गया था, दुख तो ऐसा था कि जवानी में वो लड़का पागल हो गया, पागल खाने में रहते रहते मर गया। बहुत लड़ाई हुई उनकी डॉक्टरों से कि तुम्हारी देख रेख में कैसे मर गया, लेकिन इन सब चीज़ों का अब कोई मोल था नहीं। 1 महीना बीत गया पूरा शान को मरे हुए। बुआ का अब तक भी कुछ अता पता नहीं चला। बुआ जो थी राजस्थान में जैसलमेर के आसपास रहा करती थी।
घर वालों ने सोचा कि फाइनली जाकर के एक बार उनसे बात की जाए और उनको बताया जाए कि इतनी बड़ी यहाँ पे जो है ट्रेजेडी हमारे साथ में हो गई। जब वो उनके घर पे गए तो जो उन्होंने देखा, उसके सामने तो शान की मौत कुछ भी नहीं थी। उस औरत की लाश के ऊपर कीड़े चल रहे थे। वो बुरी तरह से सड़ चुकी थी, उसके दांत वगैरह जो थे, उसका पूरा मुंह खुला पड़ा था, मक्खियाँ ही मक्खियाँ उसके ऊपर मंडरा रही थी और देख कर के ये लग रहा था कि वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही थी जिसके चलते उसकी मौत हो गई। जब ध्यान से देखा गया तो उस रिचुअल के अंदर शान की फोटो थी, इसी के साथ में एक गुड़िया थी काले रंग की, और उस गुड़िया के पीछे एक छोटा सा यहाँ पे टॉय था, होता है ना बहुत छोटा सा, हथेली से भी छोटा जो टॉय होता है, वो टॉय रखा हुआ था बिल्कुल काले रंग का। और उसको देख करके ये लग रहा था कि शायद ये वही परछाई है जिसका जिक्र शान जिंदा रहते किया करता था। बदबू इतनी तेज थी कि 30 सेकंड से ज़्यादा भी वहाँ पे खड़ा रहना लगभग नामुमकिन। जब उन्होंने यहाँ पे और चीज़ों को खंगाल करके देखा तो यहाँ पे शान की बहुत सी चीज़ें उनको दिखाई दी, जैसे कि उसके जूते, उसके कुछ कपड़े। उन लोगों को अब जाकर के ये बात समझ में आई कि जो वो अपनी काम वाली पर यहाँ पे डाउट किया करते थे कि वो इन सब चीज़ों को चुराती है और अचानक ये चीज़ें गायब कैसे हो जाती है, ये सब कुछ बुआ करा करती थी। क्योंकि जब भी वो घर पे आती थी तो वो कोई ना कोई चीज़ शान से रिलेटेड लेकर के जाया करती थी। वो उन चीज़ों पे काला जादू वगैरह कर रही थी। लेकिन काले जादू की सबसे ज़्यादा कमाल की बात यह होती है कि जब तक कोई आदमी उसको एक्सेप्ट ना करे ना, तब तक वो कारगर नहीं होता। ये बात अब तक भी उन लोगों को खाई जा रही थी। शान ने आखिर ऐसा किया क्या था जिसके चलते वो काला जादू, जो भी चीज़ थी वो उसके ऊपर भारी पड़ गई। तो शान की माँ को यहाँ पे याद आता है कि जिस दिन वो यहाँ पे चंडीगढ़ जा रहा था तो उसी दिन उसकी बुआ ने उसको यहाँ पे बताशे की खीर खिलाई थी और कहा था बेटा इस खीर को खा करके जाना, और ये जो है ना ये तुम्हारे सारे बिगड़े काम बना देगी। जब वो उस खीर को खा भी रहा था, उसको अचानक से उल्टी वगैरह भी आ गई थी और वो कह भी रहा था मेरा हाजमा भी यहाँ पे ख़राब हो गया है, लेकिन फिर भी उसने उस खीर को किसी तरीके से खा लिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि वो बुआ जिसकी कोई औलाद नहीं थी, जिसका हस्बैंड मर चुका था, वो इस तरीके से बदला शान से निकालेगी। अब जो बचा था सिर्फ वो बाबा था, जिसका जिक्र मैंने अभी कहानी में किया था कि उसको भी उस बुआ ने यहाँ पे भेजा था। उस बाबा के बारे में पता किया गया तो वो बाबा कहाँ गायब हो गया, किधर से आया था, किसी को नहीं पता। अब जिस आदमी की फ़ोटो आपके पास में नहीं, जिसका होलिया ढंग से याद नहीं, उसको आप कब तक और कहाँ तक ढूंढ लेंगे। वो आदमी गायब हो चुका। उस बुआ को उस साये ने मारा था जिसने यहाँ पे शान को मारा था, नहीं पता। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस नफ़रत के चलते वो बुआ भी मर गई। आपको याद होगा उस साये ने एक बात बोली थी कि मैं भी यहाँ पे बंधा हुआ हूँ। मैंने कई बार अपनी स्टोरीज़ में ये बात बोली है कि जो लोग असमय मृत्यु मर जाते हैं या फिर जो यहाँ पे सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, उनकी आत्मा को यहाँ पे कैद कर लेते हैं। ये साधु वगैरह जो होते हैं कैद कर लेते हैं, और काले जादू के अंदर ख़ास तौर से इनको यहाँ पे बंदी बनाया जाता है। और कुछ यही सब कुछ जो था उस बाबा ने यहाँ पे शान के ऊपर भी किया था। वो आत्मा ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी, वो खुद रोता था, वो खुद मुक्ति चाहता था, लेकिन वो भी मजबूर था। शान मर गया, बुआ मर गई, घर वालों को कभी भी वो आत्मा दिखाई नहीं दी। कभी ऐसा घर के अंदर नहीं हुआ कि लाइट फ्लक्चुएट होने लग गई हो, शान डबल आवाज़ों में बात कर रहा हो, या फिर अचानक से अपने आप को मारने लगा हो, अपने हाथ पैर तोड़ने लगा हो। नहीं, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। वो लड़का चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से वापस आया और मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते के अंदर अंदर पागल खाने और उसके 1 महीने बाद डेथ। कहते हैं ना कि भाई नफ़रत किसी इंसान के मन में कितनी ज़्यादा है किसको लेकर के, इसको नापने का कोई पैमाना नहीं है। और वो इंसान इस नफ़रत के चलते किस हद तक चला जाए, इसका अंदाज़ा हम और आप लगा ही नहीं सकते। इसीलिए कहीं ना कहीं बड़े बुज़ुर्ग आज भी ये बात बोलते हैं कि आज के ज़माने में अपने भी अपने नहीं होते। वो आपसे कितने किलस के बैठे हैं, कितनी नफ़रत, कितनी घृणा अपने मन के अंदर बसा के बैठे हैं, ये आप जान नहीं सकते। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीप इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।